अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट पढ़ा था और इंशाल्लाह आज उस इंट्रोडक्शन का हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो आइए दूसरा पार्ट शुरू करते हैं फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स पार्ट 2। आज ये हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमने पढ़ना है सबसे पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ने हैं। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ना है कि फिजिक्स को हम फंडामेंटल साइंस क्यों कहते हैं। चौथे नंबर पे हमने पढ़ना है फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। और पांचवें नंबर पे हमारा होगा फिजिक्स एंड मॉडर्न अच्छा, इन सब चीज़ों का मकसद ये है, इसका इंट्रोडक्शन इस तरह देने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों को एक चीज़ का इंट्रोडक्शन अच्छी तरह दिया जाएगा ना, तो जब आगे आप उस चीज़ के अंदर जितना आगे बढ़ते जाएंगे उस चीज़ की आपको उतनी अच्छी समझ आती जाएगी। जिस तरह कल हमने 3 डेफिनेशनें और कुछ प्रिंसिपल्स पे बात की थी, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए मैंने उधर रोक दी। तो इंशाल्लाह आज हम लोग इन 5 चीज़ें जो आप लोगों के सामने मैंने लिखी हैं इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल से। फंडामेंटल प्रिंसिपल में कल जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिफिकेशन और दूसरा हमारे पास है रिडक्शनिज्म। ठीक हो गया। ये हमारे पास फिजिक्स के अंदर 2 बेसिक प्रिंसिपल हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें यूनिफिकेशन की बात करें तो यूनिफिकेशन के अंदर हमारे पास इस तरह होता है कि हमने बहुत सारे फिनोमेना को किसी एक प्रिंसिपल के साथ जब हम पढ़ते हैं, किसी एक लॉ के साथ पढ़ते हैं, तो वो वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं, उनको किसी एक लॉ के थ्रू आप लोग पढ़ें तो हमारे पास यूनिफिकेशन आएगा। मतलब हमारे पास इसका होता है कि बहुत ज़्यादा जो आपके पास फिनोमेना है उनको एक ही लॉ के साथ, सिंगल लॉ के साथ आप लोग क्या करें, जब डिफाइन करेंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन। मिसाल के तौर पे हमारी जो है अर्थ, ये क्या कर रही है, रिवॉल्व अराउंड सन। हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ। जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है। उसके बाद थिंग्स फॉलिंग ऑन ग्राउंड। जो हमारे पास चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, थिंग्स। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं इसको क्या करूँ, इस तरह फेंकूँ, तो ये क्या करेगी, ज़मीन की तरफ ये चीज़ गिरेगी। ठीक है। तो ये वो कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें किसकी वजह से हो रही हैं, वो कहते हैं ये हमारे पास ग्रेविटी की वजह से। ठीक हो गया। मतलब इस मार्कर का ऊपर से नीचे गिरना, अर्थ का सन के गिर्द चक्कर काटना, या मून का अर्थ के गिर्द चक्कर काटना, ये हमारे पास किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से। और वो कहते हैं ये ग्रेविटी की वजह से है, और इस ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। F is equal to G m1 m2 over
आर स्केल। ठीक हो गया। मतलब ये 3-4 फिनोमिना को, इसके अलावा बहुत सारे फिनोमिना हो सकते हैं जिसके अंदर ग्रेविटी हमारे पास एक्ट करेगी। इन बहुत सारे फिनोमिना को अगर हम एक ही लॉ के अंदर डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या होगा, रिडक्शनिज्म। ये देखें ना, फिनोमिना कई ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन सिंगल लॉ लग रहा है, मतलब ग्रेविटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक हो गया। तो इस तरह की क्या करेंगे, इस तरह की जब हमारे पास प्रोसेस होगा तो वो हमारे पास कहलाएगा यूनिफिकेशन। अच्छा, इसकी एक और मिसाल अगर हम देखें, दूसरी मिसाल, तो क्या होगा, रॉकेट परपल्जन। ईटिंग फूड, गेटिंग एनर्जी। ठीक है। उसके बाद बोट मोशन, रिमूव वाटर एसाइड। ठीक हो गया। अगर वो कहते हैं हमारे पास रॉकेट परपल्जन, रॉकेट का ऊपर जाना, और उसके अंदर, इसके अंदर वही आ जाता है कि उसके पीछे से आग निकलती है। ये हमारे पास किस लॉ के अंदर आ जाते हैं, थर्ड लॉ के अंदर। ठीक हो गया। मतलब आप लोगों ने रॉकेट परपल्जन, रॉकेट ऊपर गया, उसके पीछे से आग निकली। ठीक है। आपने कुछ खाया, उससे आपको एनर्जी मिली। ठीक है। आप एक्शन कर रहे हो, रिएक्शन में कुछ चीज़ आपको हासिल हो रही है या लॉस्ट हो रही है। बोट मोशन कर रही है तो वो पानी को साइडों से हटा रही है। मतलब हम इन 3 फिनोमिना को थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे फिनोमिना किसी एक सिंगल चीज़ से डिस्कस हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, यूनिफिकेशन हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि एक बहुत बड़ा सिस्टम है, आप उसको क्या करो, आप उसको छोटे छोटे पार्ट के अंदर तकसीम करके उसकी स्टडी करो, तो वो आपके पास क्या कराएगा, रिडक्शनिज्म। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे भी इसकी जैसे डेफिनेशन करें, आ बिग सिस्टम स्टडी बाय स्टडिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब एक बहुत बड़े सिस्टम को आप लोग क्या करो, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको आप लोग कह सकते हो कि पार्ट्स। एक बहुत बड़े सिस्टम का आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके उसकी जब आप लोग स्टडी करोगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रिडक्शनिज्म कहलाएगा। इसकी मिसाल देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास जनरेटर है। ठीक हो गया। जब आप क्या करोगे, आप लोगों ने देखना है कि जनरेटर की वर्किंग क्या है। ठीक हो गया। जनरेटर की वर्किंग को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरेटर की वर्किंग को समझने के लिए आपको उसकी एक एक पार्ट को जानना होगा कि ये इसके अंदर के एसी को किस तरह डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, या डीसी को किस तरह एसी में कन्वर्ट कर रहा है, या उसके अंदर आर्मेचर का क्या काम है, या उसके अंदर जो कॉइल्स हैं वो क्या काम कर रही हैं, उसका जो पेट्रोल वो ले रहा है वो किधर इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है। ठीक हो गया। हमारे को करंट की सप्लाई किस तरह दे रहा है, उसकी जब आप लोग वर्किंग को आपने देखना तो आपको उसके क्या करना, पार्ट्स को समझना पड़ेगा। जब उस जनरेटर के आप वर्किंग पार्ट्स को समझ लोगे, उसके एक एक कॉन्स्टिट्यूट आपके जेहन के अंदर आ जाएगा, उसका एक एक पार्ट आपको पता चल जाएगा कि वर्किंग किस तरह कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, वो आप लोग उसको रिडक्शनिज्म के अंदर ले आओगे। अच्छा, अगर इसकी एक और आसान मिसाल देखें कि अगर हमने देखना हो हाउ अली वॉक्स, कि मतलब कोई एक लड़का अली है, अगर हमने ये देखना हो कि वो किस तरह चलता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि उसकी आई मोशन किस तरह, कि मतलब वो अपनी आँखों को किस तरह हरकत दे रहा है। उसके बाद देखेंगे उसका लेग मोशन क्या है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसका बॉडी मूवमेंट।
ठीक हो गया कि मतलब अगर फ़र्ज़ करो आप लोगों ने देखना है कि एक लड़का अली है, वो वॉक किस तरह कर रहा है, मतलब अली एक हमारे पास इधर क्या आ गया, एक सिस्टम आ गया, एक बड़ा सिस्टम, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखना है वो सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, तो आपको उसके आई मोशन को भी देखना होगा, आपको उसके लेग मोशन को भी देखना होगा, फिर आपको जाके पता चलेगा कि उसकी बॉडी की मूवमेंट क्या है, मतलब वो स्पीड में दौड़ रहा है, ठीक है, या वो क्या कर रहा है, या वो स्लो मूव कर रहा है, व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है। जब आपने इस पूरे सिस्टम को समझना है तो आपको उसकी आई मोशन देखनी पड़ेगी, लेग मोशन देखनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा कि उसकी बॉडी मूवमेंट किस तरह की हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे हमारे पास आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल के बाद आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथ्स। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक बादशाह होता है, उसके वज़ीर होते हैं, ठीक हो गया, तो वो क्या करते हैं, किसी भी मुल्क को चलाते हैं या रन करवाते हैं। इसी तरह हमारी जो साइंस है उसको चलाने के अंदर फिज़िक्स और मैथ इन दोनों का बहुत ज़्यादा किरदार है। इन दोनों के बगैर हमारी साइंस एक तरह से आप इस तरह कह सकते हैं कि नहीं चल सकती। अभी इन दोनों का अगर हम लोग रिलेशन देखें तो जो फिज़िक्स है इसको कहा जाता है कि ये किंग है, जिस तरह एक सल्तनत होती है उसका एक किंग होता है उसको चलाने वाला, ठीक है। और जो मैथ है इसको कहा जाता है कि ये क्वीन है, मतलब दोनों का हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक हो गया। मतलब इस तरह देखो ना कि पहले तो इनके दरमियान कोई रिलेशन था ही नहीं, लेकिन अभी जब ये एक हस्बैंड और वाइफ का इनके दरमियान रिलेशन आ गया तो उसका क्या मतलब है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इन दोनों को आपस में एक दूसरे का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रखने के लिए फिजिक्स को मैथ की बात माननी पड़ेगी और मैथ को फिजिक्स की बात माननी पड़ेगी, मतलब दोनों का रिलेशन हो गया है। किस तरह ये हस्बैंड वाइफ है वो एक अलग बात है, लेकिन हस्बैंड वाइफ, किंग और क्वीन, किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए इन दोनों का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। और अगर इस तरह कहा जाए कि मैथ इज नथिंग विदाउट फिजिक्स एंड वाइस वर्सा, तो इस तरह गलत ना होगा। और एक दूसरा पॉइंट, both have same importance for each other, कि मतलब दोनों की एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक हो गया। इसी तरह एक साइंटिस्ट है, उनका ये कहना है कि अगर आप लोगों ने फ्यूचर का मुतालिया करना है, फ्यूचर के बारे में जानना है कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिज़िक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। मतलब फिज़िक्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है ना सिर्फ हमारी इस यूनिवर्स में, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, बल्कि इस यूनिवर्स के बिहाइंड भी हमारे पास फिज़िक्स बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस, या आप लोग इसको फिजिक्स भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। सबसे पहला आता है हमारे पास इसका फ्रंटियर है, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स।
वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट, इसमें वो कहता है कि हमारे पास जो वर्ड है मेड अप ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स। इस पहले फ्रंटियर में वो कहते हैं कि हमारे पास जो हमारी दुनिया है ना, वो बहुत बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट से क्या हुई है, मिलके बनी हुई है। इसकी मिसाल कैसे है, इसको कैसे देखा गया, वो कहता है कि हम लोगों ने क्या किया, हमने रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह पता चला कि वर्ड जो है वो किसी लार्ज ऑब्जेक्ट से मिलके बनी है। वो कहता है हमने रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, उसके बाद रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हमने रेडियो वेव्स ली। रेडियो वेव्स कहाँ से ली, रेडियो वेव्स हमने ली स्पेस से, जो कि हमारे पास स्पेस से रेडियो वेव्स आ रही थी, हमने वो ली। ठीक है, वो जब हमारे पास रेडियो वेव स्पेस से आई तो उन रेडियो वेव ऑफ स्पेस से हमने ये पता लगाया कि ये जो यूनिवर्स है ये हमारे पास 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो वजूद में आ चुकी थी। और ये वजूद में किस तरह आई थी, वो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ था, एक बिग बैंग हुआ था। ठीक है, बिग बैंग हुआ था। बिग बैंग का मतलब है कि एक बहुत बड़ा धमाका, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ तो हमारे पास क्या होगा, जो यूनिवर्स है वो वजूद में आ गई। ठीक हो गया। अब जब इसके वजूद में आ गई तो जो स्टीफन हॉकिंग है, आप लोगों ने इस साइंटिस्ट का नाम सुना ही होगा, मेरा ख्याल है ये कुछ पिछले 1 साल पहले या 2 साल पहले मर गए हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि जो हमारी यूनिवर्स है ना, ये क्या हुआ, ये बिग बैंग के नतीजे में सिर्फ हमारी यूनिवर्स ही वजूद में नहीं आई, बल्कि इस बिग बैंग की वजह से पैरेलल यूनिवर्सेस वजूद में आई हैं, एक से ज़्यादा। बिग बैंग से स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि बिग बैंग हुआ, स्टीफन हॉकिंग का कि पैरेलल यूनिवर्सेस जो हैं वो क्या हुआ, वो वजूद में, सिर्फ हमारी जो एक ख़ास, मतलब हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं सिर्फ वही सारा वजूद में नहीं आया, बल्कि पैरेलल यूनिवर्सेस क्या आई हैं, वजूद में आई हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात ये है, चलें ये वजूद में आ गई, ठीक है। उसके बाद बात आती है यार यूनिवर्स तो बन गई, लेकिन ये स्पेस, ये अर्थ, ये सन, ये किधर से हमारे पास आ गए। तो उसके बाद वो ये कहता है कि ये जो हमारी स्पेस है ना, ये उस बिग बैंग के नतीजे में बिल्डअप हो गई थी, मतलब बन गई थी। लेकिन इसका क्या था, टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब इस जो स्पेस थी हमारी, या जो हमारी यूनिवर्स, जो स्पेस हमारी बन गई थी, उसका क्या था, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो क्या हुआ, ग्रेजुअली वक्त गुजरने के साथ साथ टेम्परेचर ने क्या किया, डिक्रीज होता गया। ठीक हो गया। वक्त गुजरने के साथ टेम्परेचर हमारी अर्थ का या हमारी स्पेस का या हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता गया। ठीक है, जब कम होता गया तो जाहिर बात है टेम्परेचर एक लेवल पे आके रुक गया। अगर वैसे बात की जाए सूरज की, तो सूरज के अंदर आपको पता है एक आग का गोला है जिसके अंदर 15 बिलियन सेल्सियस का टेम्परेचर है। ठीक है, जिसके अंदर 15 बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का जिसके अंदर टेम्परेचर है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास है ये टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर गया, लेकिन सूरज का इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। लेकिन देखिए अल्लाह पाक जो है ना, उन्होंने हर चीज़ को इस दुनिया में हर पैदा करने के लिए सूरज को भी इतनी इस तरह का बना दिया कि मतलब वो हमारे से इतनी दूर अल्लाह ताला ने उसको कर दिया कि उसकी हमारे तक जब रोशनी पहुँचे तो उसकी दर्जा हरारत सिर्फ हमारे पास 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे, कि इस दुनिया का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाए, तो आप लोगों को पता है कि इस दुनिया में कोई चीज़ बाकी ना रहे, सारी चीज़ें क्या हो जाए, फना हो जाए। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि ग्रेजुअली इस यूनिवर्स का टेम्परेचर अल्लाह पाक की ज़ात ने क्या कर दिया, कम कर दिया, और हमारे पास टेम्परेचर यही 40 से, या जिन इलाकों में सर्दी है उधर 1 से चले कर ले, 1 से लेके इसको कोई 50-60 के दरमियान क्या कर दिया अल्लाह ताला ने फिक्स कर दिया। ठीक है,
टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद वो कहता है कि अभी देखें टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया, लेकिन अभी ये जो सारी कायनात है ये आपस में किस तरह आपस में, जाहिर बात है धमाका किसी जगह पे हो, फर्ज करें ये यहाँ पे धमाका हुआ, ये चीज़ फटी, ये सारा फैल गया आसपास, ठीक है। जब ये फैल गया तो वो कहता है कि ये तो फैल गया, यूनिवर्स जो है वो किस तरह, यूनिवर्स तो हमारे पास देखे ना कि यूनिवर्स का एक फिक्स पैटर्न है, एक शेप है, ठीक हो गया। वो कहता है ये धमाका हुआ, यूनिवर्स तो फैल गई, कुछ पार्ट उधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर चला गया, कुछ पार्ट इधर, कुछ मतलब फट गई, ठीक है। इस तरह थी ये, जिस तरह मेरा हाथ बंद है, ठीक हो गया। इसको आप मिसाल के तौर पे फर्ज करें ये हमारी यूनिवर्स थी, पहले बिग बैंग हुआ, सारे टुकड़े इसके फैल गए, एक इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर इधर, ठीक है। वो कहते हैं जब ये सारे टुकड़े फैल गए, ठीक है, तो वो कहता है फिर हमारे पास जो यूनिवर्स है इसकी शेप किस तरह है, ठीक है, मतलब किस तरह इस यूनिवर्स ने दोबारा वो शेप हासिल की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ग्रेविटी का, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें वो ग्रेविटी बताता है, वो कहता है ये जो ग्रेविटी थी इसने क्या किया, इसने, जाहिर बात है ये एक कशिश की कुव्वत है, इसने अपने आप को सिमटना शुरू किया, मतलब ग्रेविटी ने चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है। जब ग्रेविटी ने चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वो एक मुकम्मल शेप के अंदर, एक बेहतरीन शेप के अंदर आ गई, और वो हमारे पास की शेप में आ गई, यूनिवर्स की शेप में हमारे पास वो आ गई, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी ने क्या किया, ग्रेविटी ने आके चीज़ों को या यूनिवर्स को कम क्लोज किया और हमारी यूनिवर्स क्या वजूद में आ गई, ठीक हो गया। उसके बाद इसके पास हमारा दूसरा फ्रंटियर आता है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कि हमारे पास इसके बाद इसका अगला जो फ्रंटियर है वो कहता है कि वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े शामिल हैं। वो कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, वो कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट से हमारे पास मुराद है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मीजॉन्स एंड सो ऑन, ठीक हो गया। वो कहता है हमारी जो यूनिवर्स है वो इन सब से भी मिलकर बनी है। अभी ये क्या है, ये हमारे पास है टीनी पार्टिकल है, ठीक है, और ये मौजूद कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड दी एटम, मतलब ये कहाँ पे रिजाइड करते हैं या कहाँ पे रहते हैं। जिस तरह हर चीज़ का अपना एक घर होता है, हर चीज़ की अपनी एक रिहाइश होती है जहाँ पे उस चीज़ ने रिजाइड करना होता है, जहाँ पे उस चीज़ ने रहना होता है। इस तरह ये जो टीनी पार्टिकल हैं ये एटम के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि ये क्या है, वो कहते हैं ये है बेस ऑफ मैटर, बेस ऑफ मैटर से क्या मुराद है कि मतलब मैटर जो है वो इन्हीं टीनी पार्टिकल से क्या होगा, इन्हीं टीनी पार्टिकल से मिलकर हमारे पास वजूद में आता है, ठीक हो गया। अभी आप लोगों को इन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी पता होगा, प्रोटॉन्स के बारे में भी पता होगा, लेकिन ये मिजॉन्स क्या चीज़ है, चलें इस थोड़ा मिजॉन को देखते हैं। मिजॉन्स, ये मिजॉन जो है ये हमारे पास एक अनस्टेबल पार्टिकल है, ठीक हो गया। अनस्टेबल पार्टिकल, यहाँ पे इसको टीनी पार्टिकल कह लो, ठीक है। और ये बनता किस तरह है, दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलने से, ठीक है, क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास क्या होता है, वजूद में आता है ये मिजॉन्स, क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से, ठीक हो गया। और ये डिस्कवर हुआ था 1947 के अंदर, ठीक हो गया। और इसकी जो फैमिली है वो ये हेड्रॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक हो गया, हेड्रॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और 5वें नंबर पे कि ये क्वार्क और एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन कैसा है, वो कहता है ये जो कॉम्बिनेशन है
ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है एंड वीक कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। मतलब मीजोन्स जो हैं वो एक अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर बने कैसे हुए हैं, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के मिलने से बने हुए हैं। डिस्कवर कब हुए थे, 1947 के अंदर। हेड्रॉन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक कम्बिनेशन किन का, इन क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स का स्ट्रॉन्ग या वीक कम्बिनेशन होगा, तो तब क्या होगा, हमारे पास मीजोन जो है वो वजूद के अंदर आएंगे। अच्छा, वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, इसका तीसरा फ्रंटियर। अभी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में वो कहता है कि इसमें हमारे पास स्मॉल या लार्ज मॉलिक्यूल से लेके पूरी यूनिवर्स, ठीक है, कहता है स्मॉल मॉलिक्यूल से लेके पूरी यूनिवर्स वो इन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। और इस सारे को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर कहते हैं। इन सारों की स्टडी को, मतलब इन मॉलिक्यूल्स नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों की कंबाइंड स्टडी को हम लोग कॉम्प्लेक्स मैटर के जरिए स्टडी करते हैं। ठीक हो गया। अभी कॉम्प्लेक्स मैटर जो है, इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास दो ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं। पहली क्वांटम फिजिक्स और दूसरी हमारे पास है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। ठीक हो गया। अब क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ है, अगर सबसे पहले क्वांटम फिजिक्स की बात की जाए, क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम जो एनर्जी प्लस मैटर है, एनर्जी और मैटर को हम लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल लेवल पे, मतलब इस क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम लोग अपने एनर्जी और मैटर जो है इसको फंडामेंटल लेवल के अंदर पढ़ते हैं। जिस तरह हम मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो फिजिक्स है उसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स की बात आती है तो एनर्जी और मैटर दोनों के अलग-अलग जो फंडामेंटल लेवल्स हैं, कि मतलब जहाँ से इनकी बेसिस वगैरह निकल रही हैं कि एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, उन सारी चीज़ों को अलग-अलग उनके फंडामेंटल मतलब बुनियादी लेवल पे जाके उनकी जब हम लोग खोज खाज करते हैं तो हमारे पास वो किसके अंदर शामिल होती है, क्वांटम फिजिक्स के अंदर आ जाती है। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह इसकी बाकी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे भी। आगे कंडेंस्ड मैटर, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की आप लोग क्या करते हो, स्टडी करते हो। ठीक है। माइक्रो तो आप लोगों को पता है कि छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जिनको आप लोग माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, और मैक्रोस्कोप काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना पड़े। और इसके माइक्रो और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ जो मैटर के अंदर, माइक्रो और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो खसूसियात हैं, ठीक है, उनको पढ़ने के अमल को आप लोग कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के अंदर इनको डिस्कस करते हो, और ये किसके अंदर आ जाता है, कॉम्प्लेक्स मैटर के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। इसको भी मिटाते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो आप लोगों को पता है कि आजकल दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है। हर चीज़ के अंदर आप लोगों को अगर एक चीज़ है, मतलब पीने का पानी है, तो पीने के पानी की कई वैरायटी हैं, जामे शीरी, इलायची शरबत। मतलब बात करने का मकसद ये है कि एक शरबत तक की इतनी वैरायटियाँ हो गई हैं कि मतलब साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आपको एक पीने के पानी में बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ मिल जाएंगी। ये किसकी निशानी? ये टेक्नोलॉजी की निशानी। पहले इंसान क्या था, गारों में रहता था, ठीक है, उसके बदन पे लिबास तक नहीं होता था, उसको अपने आप को पता ही नहीं होता था कि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, किधर हूँ, उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका ही नहीं था। मतलब पत्थरों को जला के वो आग जलाता था, ठीक है। तो इस तरह के तरीके वो इख्तियार करता था अपने आप को इस दुनिया के अंदर सर्वाइव करने के लिए, ठीक हो गया। लेकिन आज के दौर के अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर हम आज से कुछ देर पीछे चले जाएं तो इंसान के पास कुछ भी नहीं था, ठीक हो गया। लेकिन अभी अगर देखा जाए इस दौर के अंदर तो इंसान के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसके फ़ायदेमंद ना हो। मतलब जो चीज़ें हैं, हर चीज़ जो इंसान ने बनाई है उसको वो फ़ायदा ही देती है, और उसने ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया है कि इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रही। इंसान मरने से डरता है, उसको मरने से डर लगता है। मरने से डर क्यों लगता है? क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसान इतना बना लिया है कि वो क्या करता है, वो मरने से डरता है, मरना नहीं चाहता, ठीक हो गया। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो फिज़िक्स का भी उसके अंदर पूरा हाथ है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहले अगर बात की जाए मोबाइल फ़ोन्स की, जो कि हमारे पास वायरलेस होते हैं, तो इसमें पहली बात आती है वैक्यूम ट्यूब की, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब जो कि फिजिक्स के अंदर है, ये एक ऐसी डिस्कवरी है जिसने हमें हेल्प आउट की है वायरलेस मोबाइल्स और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए। ठीक है, मतलब इस वैक्यूम ट्यूब ने हमें वायरलेस मोबाइल और वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए। आप लोग देखें ना कि आज के दौर में जो मोबाइल है ये हर इंसान की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी इस वायरलेस मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रही है। मतलब इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि एक बंदा इतनी दूर खड़ा पूरी दुनिया के साथ इस मोबाइल, इस छोटी सी डिवाइस का, वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से क्या मुराद है? टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से यही मुराद है कि हमारे जितने मवासलात हैं, मतलब इंटरनेट वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गए, हमारे पास जितने कैफ़ेज़ वगैरह हैं जिनके पास इंटरनेट वगैरह की सहूलत मौजूद है, तो वो भी आप लोग देखें कि वायरलेस है। आप लोग लैपटॉप उठाएँ, किसी जगह बैठें, आपके पास वाईफाई लगा हुआ है तो आपके पास उधर सिग्नल आएंगे। तो क्या गया, वैक्यूम ट्यूब वायरलेस, हर चीज़ वायरलेस हुई पड़ी है, ठीक है। आप लोग उसको बगैर किसी तारों का जाल बिछाए पहले ज़माने में, या कुछ देर पहले जब इसने इतनी तरक्की नहीं की थी, वैक्यूम ट्यूब ना थी, तो आप लोगों को एक मोबाइल तक चलाने के लिए मोबाइल भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, और उसके अलावा ये लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह पूरी बस जितना एक कंप्यूटर था, इनके साथ बहुत ज़्यादा तारें थी जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। आप लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। लेकिन आजकल ऐसा सिस्टम आ गया कि इसको उठा के आप लोग जिधर मर्जी घूमो फिरो। दूसरे नंबर पे अगर इसकी एप्लीकेशन देखी जाए तो स्पेस के अंदर जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने हमारा कॉन्टेक्ट विद वर्ल्ड इसको इजी कर दिए, ठीक है। इसको इजी किस तरह कर दिया? अभी देखें ना आप लोग, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास सेटेलाइट है उसने क्या किया, जब हमने सेटेलाइट मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी अपनी सेटेलाइट भेजी हुई हैं, उनके अंदर कुछ टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट्स नहीं हैं। अभी इन्हें हमारा कॉन्टैक्ट वर्ल्ड के साथ किस तरह आसान किया कि वो जो सेटेलाइट गई है, अभी मैच की कवरेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है, उधर दो टीमें मैच आपस में खेल रही हैं, उनकी कवरेज ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रही है। लेकिन आप लोग देखें कि इस सेटेलाइट की वजह से वो मैच उसी टाइम पे लाइव पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है, इंडिया में दिखाया जा रहा है, बांग्लादेश में दिखाया जा रहा है, मतलब मुल्क के ऑस्ट्रेलिया में भी उधर लाइव होने, हालांकि लाइव उधर है लेकिन पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो मैच लाइव चल रहा है। और एक सेटेलाइट ने क्या कर दिया, पूरी दुनिया को आपस में कॉन्टैक्ट में कर दिया कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग उधर बैठ के
किसी एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर, किसी एक चीज़ से फ़ायदा उठाए बगैर, और उनको पता भी नहीं है, उसको इस्तेमाल किए बगैर क्या कर रहे हैं, एक मैच एंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे देखें लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन क्या है, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं। ठीक है, हमारे जो रेफ्रिजरेटर है, मतलब हमें कुछ देर के बाद, अगर हमारा पानी गर्म है तो वो कुछ देर के बाद ठंडा पानी मिल रहा है। इसकी वजह क्या है, वो सुपर कंडक्टिविटी फिर एक अलग प्रिंसिपल है कि उनके अंदर उसका टेम्परेचर जीरो कर देते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया, इधर फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ठंडा पानी फ्रिज से हासिल कर लिया। चौथे नंबर पर बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे क्या किया हमने, रॉकेट परपल्जन, ये स्पेलिंग वगैरह आप देख रहे हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या किया, रॉकेट परपल्जन को पढ़ा। क्या मतलब रॉकेट हमारे पास किस फिनोमिना से, किस तरह, कैसे, क्यों, कब, किधर मूव कर रहा है। उसके अलावा भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की, लेकिन फिर वक्त जो है रॉकेट परपल्जन। ठीक है, आगे पांचवा देखें तो कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर चिप्स जो कि सिलिकॉन वेफर की बनी होती हैं, ये हैं, ये खुद बनी है सैंड से। ठीक हो गया। तो ये कुछ थोड़ी बहुत इसकी एप्लीकेशन थी 5, ये आपने देखी, और पीछे जो आपने देखा। अच्छा, इन वीडियोस को बनाने का यही मकसद है कि आप लोगों को चीज़ें पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएं। और इंशाल्लाह आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स मुकम्मल कर लिए, कल इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे एरियाज़ ऑफ फिज़िक्स, और उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे जिन लोगों की आपको जिस चीज़ों को आपको करने में मुश्किल आती है, उन एरियाज़ पे बात करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।